Welcome back and good morning. Eco को कैसे ठीक किया जाए? अब तो I hope eco ठीक हो गया होगा. Good morning all of you and again welcome back. Already quite a few messages have come. Dhairya, Kush, Rohan, Vanshika, Karthik, Divyam, Manan, Dhruv, Shaurya Tyagi, Manan Dangwal. Divyam starts with a question as usual, and that is school का result कैसे आया? By the way, well, पहली बात तो इस बार ना स्कूल का रिजल्ट मतलब किसी भी स्कूल का रिजल्ट अच्छा है. That's the first pronouncement. अब सुनाई तो दे रहा है, पता नहीं कितना सही है. सुनाई दे रहा है, पता नहीं कितना सही है. Is that I think one of our student Priyanshi Day is not district topper, but I think second or third rank, something like that. Because she has got 98.6%. So that's what I've heard. So 98.6% मतलब मैं बताता हूँ मार्क्स अभी पहले आया था, मुझे याद है थोड़ा सा. She has got 100 in physical education, 99 in physics, 99 in chemistry, 98 in maths, 97 probably in some subject, maybe English, something like that. The overall percentage is 98.6. एक लड़की के 98.6. That's the highest. प्रियांशी दे करके कोई. हाँ प्रियांशी जो पावर में प्रियांशी जो हाँ मर्टन वगैरह एक वो जो भूरे से बालों की ना, वो तो प्रियल. प्रियल तो वो जो गोरी से वो तो मर्टन में थे. प्रियांशी वो नहीं जानते आप, छोटी सी हाइट की है, यहाँ पे रहते हैं शायद तुम्हारे स्कूल में. हाँ. अरे चलो, lots of dialogues happen after results are there, and some of them happen even without somebody noticing that others are also listening to their dialogue. चलो anyway, तो like ये चीज है. लेकिन जिंदगी में पहली बार एक चीज मैंने देखा है, रिजल्ट में कुछ तो उन्होंने किया है, और रीजन बताता हूँ मैं. ऑलमोस्ट समझ लो 75% बच्चे के मार्क्स कैसा है पता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 95. कईयों को तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश में 95, सब में 95, या 96 है तो 96, 96, 96, 96. अब ऐसे नंबर तो आते नहीं है. ठीक है ना. तो इवन आई एम लिटिल बिट टेकन अबैक कि कैसे कैसे इस बार ट्रेंड एनालिसिस हुआ है या किस तरीके से इन्होंने किया है. बिकॉज ऑलमोस्ट 75% या 80% बच्चों के मार्क्स रिपीट है, या तो वो 3 सब्जेक्ट में रिपीट है या तो 4 सब्जेक्ट में रिपीट है, और एक आध जने का तो 5 सब्जेक्ट में भी रिपीट है. ठीक है ना. मतलब सेम मार्क्स. अब ये क्या तरीका है, उन्होंने कुछ ऊपर नीचे किया है या कुछ नॉर्मलाइजेशन किया है या क्या किया है, इट्स डिफिकल्ट टू से. बट आई थिंक विद कोरोना टाइम्स इट वाज लिटिल एक्सपेक्टेड, क्योंकि चीजें थोड़ा क्योटिक था. तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई करेक्शन में या मे बी एंड में मार्क्स देने में कुछ ना कुछ तो हुआ है. सम स्टैटिस्टिकल थिंग मस्ट हैव गॉन इन, क्योंकि इतना ज्यादा रिपीट मार्क्स इतने स्टूडेंट्स के एक साथ हो ही नहीं सकता. इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काइंड ऑफ कि 4 में एक ही मार्क्स, 3 में एक ही मार्क्स, वेरी अनलाइकली. चलो एनीवे, नाउ दैट द थिंग्स आर देयर ऑन as a fact, so we can't challenge that and we cannot deny that as well. Therefore I'm not going into that. Only thing is that yes, इस तरीके से ट्रेंड है अभी तक मैंने लाइफ में नहीं देखा, ये जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ. So that's some kind of first timer. चलो anyway, it doesn't matter much actually, it's just the first step. बोर्ड एग्जाम्स एटलीस्ट इस बार हो गया था. ज्यादातर लोगों के, कुछ लोगों का तो कंप्यूटर साइंस रह भी गया था, तो वो तो उन्होंने कुछ कुछ एवरेजिंग करके किया है मार्क्स बाकी सब्जेक्ट्स के शायद, है ना. या हो सकता है कि स्कूल से मंगवाए हो, तो आई डोंट नो, जो लास्ट प्री बोर्ड का मार्क्स हुआ था. So that means I mean next year no predictions, but yes, at least प्री बोर्ड मार्क्स का थोड़ा सा ध्यान रखा करो. जैसे अभी हाफ ईयरली हुआ तो चलो ठीक है, won't matter much. ठीक है ना.
Tanish has given an interesting outlook to that, and that is maybe एक पेपर चेक किया होगा, बाकी में सेम दे दिए होंगे. Actually, again, as I was saying, that it's a little difficult to say really what is the fact. लेकिन अगर मैं देखता हूँ नंबर ऑफ पेपर्स चेक, तो देखो फिजिक्स पहले हुआ था, इन द सेंस कि इंग्लिश फर्स्ट पेपर था, और मतलब इंग्लिश से भी पहले फिजिकल एजुकेशन था, वो तो खैर फरवरी में हो गया था इस बार. फर्स्ट या सेकेंड मार्च को था इंग्लिश, और उसके 2 दिन बाद था फिजिक्स. तो सबसे पहला साइंस का पेपर तो फिजिक्स ही हुआ. अब उसके हफ्ते 10 दिन बाद था केमिस्ट्री, जो भी था प्रोसेस में ऑलमोस्ट हफ्ते बाद था. फिजिक्स का पेपर आ गया था, ये जो कोरोना का ब्रेक हुआ ना मार्च में, फिजिक्स का पेपर आ गया था, और हम लोगों ने करेक्शन भी कर लिए. जितने भी टीचर्स को उन्होंने बुलाए थे, सब लोगों ने करेक्शन भी कर दिए. किसी के 8-10 कॉपी बचे थे, तो वो स्पेशली जाके इवन कोरोना टाइम्स में भी पूरा लॉकडाउन जब नहीं हुआ था, तो एक दिन का जाके लोगों ने अपना अपना कर दिया. ठीक है ना. सो लाइक फिजिक्स पेपर वाज फुल्ली इवैल्यूएटेड, उसमें एक भी कोई मिसिंग पेपर नहीं था. लॉकडाउन खुलने के बाद, लॉकडाउन तो कुछ दिन तक चला ना, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक चला. खुलने के बाद स्पेशली पेपर्स को कुरियर किया गया था टीचर्स के घर में केमिस्ट्री. और अगर मैं अपने स्कूल का स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ, नाउ आई कैन नॉट टॉक अबाउट द एंटायर बल्क ऑफ एंटायर कंट्री, बट यस अगर अपने स्कूल के मैं केमिस्ट्री के टीचर्स को देखता हूँ, तो केमिस्ट्री टीचर्स मिलके जितने कॉपीज चेक किए, उन्होंने एक्चुअली ज्यादा चेक किए कंपेयर टू फिजिक्स के कॉपीज. देखो सिर्फ ऐसे नहीं कि एक ही का चेक हुआ है और दूसरे का नहीं हुआ है, एंड सेम फॉर बायोलॉजी आल्सो. So what they did was that they had distributed copies to less number of teachers. So therefore each teacher actually got more. So that was the thing. So there were ऐसे नहीं, अच्छा ये same for maths also. Maths में भी काफी checking हुआ. So there were ऐसे नहीं कि checking नहीं हुआ है, checking तो सारे हुए होंगे. My belief is that maybe a little bit of a normalization was done. कि maybe 90 to 95 वालों को 95 दे दिया, या something like that, या 95 to 90 something like that. 96 वालों को 96 दे दिया, 96 to 99 को 98 दे दिया, some kind of a thing like that. I don't know, I'm just guessing. These are all guesses, so as long as they are guesses, let them remain as guesses. चलो ठीक है. Now Divyan has made an observation that फिर तो सब लोग परेशान हो गए होंगे. पृथ्वी has given an interesting suggestion is that अभी तक तो हम लोग Zoom यूज कर रहे हैं, क्या हम लोग जियो मीट यूज कर सकते हैं? एक्चुअली स्कूल इज प्लानिंग फॉर गूगल, जो एक बार हमने याद करके देखो एकदम शुरू में ट्राई किए थे. उस समय उतना अच्छा नहीं चला था, क्योंकि गूगल में पैकेट साइज शायद ज्यादा होता है, तो इस वजह से जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क से चल रहा है, मतलब क्लासेस या मोबाइल डेटा से चल रहा है, तो वहां थोड़ा दिक्कत आता है. बट अब गूगल ने इट सीम्स की सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, that it will first check the bandwidth available at a particular location, जो भी स्टूडेंट लोकेशन हो या रिसीवर्स लोकेशन. इट्स नॉट ऑलवेज स्टूडेंट, कई बार ऑफिशियल मीटिंग भी होते हैं, तो उस लोकेशन के बैंडविड्थ पहले चेक करता है गूगल, एंड अकॉर्डिंगली पैकेट साइज को डिफाइन करता है. तो देखो अगर कहीं पे थोड़ा बैंडविड्थ कम है, तो वहां पे वीडियो क्वालिटी हल्का सा कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, बट इट विल स्टिल गो. नाउ दिस इज व्हाट हैज बीन टेस्टेड बाय गूगल, एंड इट सीम्स दैट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग. So the moment it happens on an official level, maybe we will also shift to Google rather than Zoom. बाकी जियो का तो अभी पता नहीं है, it's still untested. Let's see how it shapes up. ठीक है ना. बट हाँ अगर कभी होगा तो I don't mind. I mean we should not mind anything. चलो anyway लास्ट क्लास में यानी कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था क्वालिटी फैक्टर. तो क्वालिटी फैक्टर हमने डिफाइन किया था, मैं फटाफट समरी दे देता हूँ. क्वालिटी फैक्टर हमने डिफाइन किया था as omega r. ओमेगा r, ठीक है ना, अपॉन width of resonance, डेल्टा डब्ल्यू. हमने डिफाइन किए थे. अक्षित सेज कि अनिरुद्ध सेज कि प्लेगियराइज्ड ऐप नहीं यूज करना जियोमीट. दे प्लेगियराइज्ड द ऐप. ठीक है, उनके आई थिंक शायद आइकन ऑलमोस्ट जूम जैसे है, ऐसे कुछ कंप्लेंट आया, बट दैट इज हार्डली अ पॉइंट. ऐसे देखा जाए तो गूगल मीट का भी कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा कलर अलग है, थोड़ा सा वो मिलते जुलते हैं सारे. अक्षित सेज कि जियो मीट तो इंडियन है, तो ट्राई करना चाहिए. yes. चलो, तो क्वालिटी फैक्टर हैज बीन डिफाइंड एज ओमेगा r अपॉन डेल्टा w, where delta w is the width.
सो कॉल्ड ये जो चीज है दिस कॉल्ड एज द विड्थ ऑफ द रेजोनेंस. बट एज वी डिस्कस लास्ट क्लास यानी यस्टरडे कि विड्थ का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है. अगर मैं यहाँ का विड्थ देखता हूँ तो अलग है, यहाँ का विड्थ अलग है, यहाँ का विड्थ अलग है, यहाँ का विड्थ और भी अलग है. और ऐसे भी नहीं कोई आसपास है, काफी मार्जिन है. मतलब यहाँ का विड्थ तो आई थिंक 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 6 गुना विड्थ है यहाँ. अगर मैं इस वाले विड्थ के साथ कंपेयर करता हूँ तो इसका विड्थ ऑलमोस्ट 6 टाइम्स है. तो बताओ क्या क्वालिटी फैक्टर डिपेंड करो, है ना. तो दैट मींस देयर हैज टू बी स्टैंडर्ड डेफिनेशन. तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो दिया गया है दैट इज कि ये काम करो, यहाँ पे अगर पावर p होता है, मतलब ये अगर p होता है तो एक काम करो, जहां पे p/2 है वहां पे एक लाइन बना दो उसका वेट. तो दैट वुड बी द स्टैंडर्ड वेट यानी p/2. ठीक है, दैट वाज द स्टैंडर्ड वेट एंड सो ऑन. तो मैं आज ये काम करता हूँ, इसी को ऐसे काउंटर क्वेश्चन कर देता हूँ या एक फ्रेश क्वेश्चन कर देता हूँ. सपोज आई चेंज द डेफिनेशन. ठीक है ना, सपोज आई चेंज द डेफिनेशन कि नहीं मुझे तो p/3 को स्टैंडर्ड मानना. So therefore, now find out new value of Q factor. जल्दी कर. Now a fresh debate has started with each contributing to that. ठीक है. दिव्यम says Reliance तो पूरा ही चोर है. जय says आइकन नहीं पूरा सेम है. अब ठीक है, लेट्स से देखो प्रोग्राम तो कॉपी हो नहीं सकता, वो तो इंटरनल टू जूम. मान लो अगर फीचर्स को कॉपी किया गया तो इट्स हार्डली अ प्रॉब्लम है. अगर देखा जाए तो वॉलेट्स वगैरह अगर देखोगे, पेटीएम है, फोन पे है, फ्री चार्ज है, दे आर ऑल सिमिलर. तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए इसमें भी क्या अंतर होगा. दिव्यम हैज गॉन टू द एक्सट्रीम एंड सेइंग दैट सिर्फ कॉपी नहीं करता है, इंडिया को लूटता भी है. वेल दिस इज अ लिटिल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. रीजन बीइंग दैट अगर आज के दिन में हम सबके पास 2-2 3-3 4-4 सिम है तो पार्टली द क्रेडिट गोज टू जियो. सो देयरफॉर ऐसे नहीं कि लूटता ही है. चलो नाउ आर्यन सेज कि अब ना रूट 2 से घट जाएगा. नहीं ऐसे नहीं, उसका फाइनल आंसर. What I'm interested is in the final answer. That the power will be 1/3 only when z is equal to. तो कल जब हमने कल किया था तो ये था कि पावर को बाई 2 करना था. I mean that was the standard definition. सपोज मैं डेफिनेशन बदलता हूँ, आई एम एंटाइटल्ड टू दैट, आई कैन डू दैट. तो अगर मैं डेफिनेशन बदलता हूँ तो p/2 को p/3 करता हूँ. तो कल हमने इक्वेट किए थे z को एज √2r, है ना. क्योंकि अगर √2r z हो जाएगा तो इन दैट केस करंट 1/√2 टाइम्स हो जाएगा. तो I²R, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम जो पावर होता है वो तो I²R हो जाता है. तो I अगर 1/√2 टाइम्स हुआ तो I²R आधा हो जाएगा. तो सिमिलरली I अगर 1/√3 टाइम्स हो जाएगा तो पावर जो है 1/3 हो जाएगा. तो I √3 टाइम्स कब होगा ना, जब z इज इक्वल √3r, है ना. तो अगर z √3r हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा फिर, r² प्लस 1/ωc माइनस ωL का होल स्क्वायर must be equal to 3r². This is what it happens. r² उधर चला गया यानी 1/ωr प्लस डेल्टा/2 प्लस माइनस, याद करके देखो, है ना, इंटू c माइनस ωr प्लस माइनस डेल्टा/2 इंटू l मस्ट बी इक्वल टू व्हाट. इसको ब्रेकअप कर दिया ना, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, √2r. ठीक है ना, ये आ गया क्योंकि r² उधर चला गया तो 2r². अब इसका स्क्वायर हो गया 2r², ये हो गया √2r. ठीक है.
याद करके देखो, ये आ गया था डेल्टा ओमेगा into L. This one entire thing. This we did yesterday. Now there is a question from Karthik, and that is, how did we find the relationship between Z and R? Okay, अच्छा उसके लिए मैंने लॉजिक लगा. लॉजिक पता है क्या लगा? कि जो P max आएगा ना, वो आएगा I square R. What is the reason? Reason is that at resonance क्या होता है, वो जो XC minus XL वाला पार्ट तो खत्म है, तो और इन एनी केस पावर जो है सिर्फ रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस होता है, तो I square into R. सिंपल. अब अगर मान लो तुम चाहते हो नहीं, मैं तो पावर को 1/3 करना चाहता हूँ, तो यानी क्या चाहिए? So therefore, if for 1/3 power, for P to be 1/3, P dash is equal to what? I by root 3 का whole square into R होना चाहिए. So that means what? That means what? Z must be equal to root 3R. ये वाला तब नहीं हो पाएगा भाई. करंट 1/√3 टाइम्स कब होगा ना, जब Z √3R होगा. क्योंकि अदरवाइज जो नॉर्मल जो रेजोनेंस में Z होता है वो क्या होता है? R होता है. लेकिन अगर तुमको पावर को 1/3 करना है तो करंट को 1/√3 टाइम्स करना पड़ेगा. और करंट को 1/√3 टाइम्स करने का तरीका क्या होगा? बस Z को √3 टाइम्स कर दो, तो वो डिनोमिनेटर में Z आता है, तो √3R का काम करेगा, तो इट विल हैपन बाय इट्स ओन. तो यानी फाइनली हो गया Z इज इक्वल टू √3R. ठीक है, तो वही मैं यूज कर. तो उसके बाद Z की जगह पुट कर लिया 3R² वगैरह वगैरह वगैरह, तो √2R हो गया. डेल्टा ओमेगा इंटू L. कल एक्चुअली ये आया था डेल्टा ओमेगा इंटू L आया था R/L, है ना. तो आज आ गया √2R/L. ये का डेल्टा ओमेगा इंटू L, मतलब सॉरी डेल्टा ओमेगा. So therefore delta omega will be equal to √2R/L, and therefore Q is equal to omega R by √2R/L. यानी ऊपर चला जाएगा ओमेगा R into L by √2R. अब देखो एक जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि अगर मान लो इसको P by N कर दो, है ना, P by N अगर कर दो, तो इन दैट केस क्या होगा? ये हो जाएगा Z is equal to √n into R. तो ये हो जाएगा NR², और ये तो R² ही है, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये N-1 का रूट इंटू R हो जाएगा. तो यानी इन जनरल क्या होगा, अगर मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन को कर देता हूं P by N, तो क्या चेंज आ रहा है ना, वो N यहाँ पे आ जाएगा NR², तो यानी हो जाएगा N-1 का रूट. यहाँ पे N-1 का रूट आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा RL बाय अंडर रूट ऑफ N-1 इंटू R. ठीक है ना, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन. यानी इन जनरल बेसिकली क्या होगा, P by N अगर करोगे तो ओमेगा RL बाय अंडर रूट ऑफ ये का क्वालिटी फैक्टर. एंड आई विल स्टिक टू दैट सेम पॉइंट दैट वी वर डिस्कसिंग लास्ट क्लास यानी यस्टरडे, इज दैट क्वालिटी फैक्टर का रोल ही है कि कितना सैंडविच है रेजोनेंस, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन बताता है. अगर मान लो दो जगह कंपेयर करना है, दो सर्किट्स, कि किसके रेजोनेंस ज्यादा शार्प है, तो दैट मींस आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस वैल्यू और दिस वैल्यू फॉर बोथ दी सर्किट्स. दोनों जगह सर्किट्स को कंपेयर करेंगे यूजिंग दिस पैरामीटर क्वालिटी. So then we can say, okay, fine, this circuit is having sharper resonance, that is having less sharp resonance, or whatever the value is, whatever it is, depending on the value. Okay. So that is how we get the what is called as quality factor. Okay. तो देखो स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो मालूम ही है ओमेगा L by R, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन को मैं बदलता हूं तो क्या होगा उसका भी मैंने एक आइडिया दे दिया. वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं अभी तक, बट यू नेवर नो. तो ये जो आइडियाज है जिसके ऊपर क्वेश्चन कभी भी आ सकता है. Let's hope pieces are aligned. Earlier the better. So let's move on to now.
अच्छा अब एक चीज बताओ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज दैट सपोज एक जगह पे I लीड्स बाय पाई बाय 3, तो क्या सर्किट हो सकता है? विच काइंड ऑफ सर्किट इज पॉसिबल? Jay Gol has asked that isn't this relationship valid only for sharp resonance? बट देखो हम लोगों के इसमें ना सिर्फ शार्प रेजोनेंस ही डिस्कस होता है, ठीक है ना, सो देयरफॉर वी नीड नॉट बॉदर सो मच। बट हाँ, अगर मान लो शार्प नहीं है तो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ रूट्स। वो जो हमने ओमेगा का इक्वेशन लिखा था ना सबसे पहला वाला, उसमें ओमेगा 1 और ओमेगा 2 वो जो होता है उसमें डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना, ठीक है। हाँ, तो व्हाट काइंड ऑफ सर्किट कैन हैपन इफ लेट्स से I लीड्स बाय पाई बाय 3? ध्रुव has asked a question that is हम पावर रेजिस्टेंस की ले रहे थे। देखो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप सुन लो। पावर इंस्टेंटेनियस अगर देखोगे, पावर अगर इंस्टेंटेनियस देखोगे तो रेजिस्टेंस का भी होता है, कैपेसिटेंस का भी होता है, इंडक्टेंस का भी होता है, सबका। लेकिन अगर एवरेज पावर देखोगे तो उसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कोई रोल नहीं होता है, उसमें अकेला रेजिस्टेंस का ही रोल होता है, और हम लोग एवरेज पावर की ही बात कर रहे हैं। ये जो पूरा डिस्कशन हुआ अभी तक क्वालिटी फैक्टर में, पावर, पावर बाय 3, पावर बाय 2 वगैरह जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये सब एवरेज पावर को लेकर। तो एवरेज पावर में सिर्फ रेजिस्टेंस रोल प्ले करता है, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस रोल नहीं प्ले करता, ठीक है। हाँ जी, I लीड्स बाय पाई बाय 3, I लीड्स E बाय पाई बाय 3, मतलब वो तो बट ऑब्वियस है। तो व्हाट काइंड ऑफ सर्किट इज पॉसिबल? दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स द क्वेश्चन। It's a theoretical question, so like there is no well-defined answer. You can answer according to your thoughts. जल्दी बताओ। I leads E by pi by 3. Okay, Shivam has given the answer as RLC and RL. RLC and RL. अच्छा भाई, तो combinations क्या क्या हो सकते हैं? Pure L circuit, pure R circuit, pure C circuit. फिर है RL, RC, LC, और लास्ट में हो गया RLC। यही हो सकता है। देखो रेजिस्टेंस वाले में तो फेज डिफरेंस होगा 0 डिग्री, और कैपेसिटेंस में अगर I के हिसाब से देखोगे तो क्या प्लस 90 डिग्री, और इंडक्टेंस अगर देखोगे तो माइनस 90 डिग्री। RL में क्या होगा, है ना, इन बिटवीन माइनस 90 डिग्री एंड 0। जो फेज डिफरेंस होगा ना 5, that will be this is for RL। RC में क्या होगा, it will be between 0 डिग्री and 90 डिग्री। LC में क्या होगा, either प्लस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। RLC में एनीथिंग इज पॉसिबल, RLC में एनीथिंग इज पॉसिबल, प्लस 5 भी हो सकता है, माइनस 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यानी एनीथिंग, यानी 5 बिटवीन 90 डिग्री एंड मैंने यहाँ पे वो नहीं करा है, इक्वालिटी नहीं दी, ठीक है ना, क्योंकि इक्वालिटी तब होता है जब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट मौजूद है दूसरा ना हो। तो यहाँ पे तो R, L और C तीनों नॉन जीरो लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ द फेज वेरिएशन हैपेंस। अब यहाँ पे है प्लस पाई बाय 3, यानी देखो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है ना, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, यानी क्या हो सकता है, सिर्फ ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो ओनली दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज पॉसिबल, क्योंकि I leads E बोल रहा है। So therefore these are the two possibilities, either it's an RC circuit or an RLC circuit। कोई कई बार ना वो पूछते हैं कि इसका बताओ ऐसे कैसे होगा, उसका कैसे होगा, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहली बात तो दिमाग में आना चाहिए कि भाई कौन से पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज जरा ध्यान से देखो, LC अगर लगाओगे, इन दैट केस इट विल डिपेंड ऑन वेदर XC इज मोर और XL इज मोर। अगर XC ज्यादा होगा तो ये प्लस 90 डिग्री होगा, अगर XL ज्यादा होगा तो इन दैट केस माइनस 90।
नाउ यू माइट से अगर दोनों ही इक्वल हो जाए तो इन दैट केस क्या होगा, देन द करंट एक्चुअली ग्रोज टू इंफिनिटी, फिर तो उसका कोई हिसाब नहीं, देन वी कैन नॉट कैलकुलेट एनीथिंग ऑफ दैट, फिर तो उसका कोई कैलकुलेशन, ठीक है ना। और अगर मान लो एक्सए और एक्सएल अलग है, इन दैट केस क्या होगा, या तो +90 या तो -90, डिपेंडिंग ऑन की एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल और एक्सी लेस देन एक्सएल, ठीक है। तो मैं ये भी लिख देता हूँ, ये प्लस होगा जब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल और -90 डिग्रीज व्हेन एक्सी इज लेस देन, ठीक है ना। एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल +90 डिग्री, एक्सी लेस देन एक्सएल, तो इन दैट केस -90. नाउ दैट इज हाउ द फेज डिफरेंसेस, ठीक है। और एक लास्ट चीज मैं सिखाना चाहूंगा, ये समझ लो, क्योंकि कई बार ना ग्राफ में जरूरत पड़ता है। ये देखो इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में मोस्टली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। ओनली वन और टू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, वन इज दिस फेज डिफरेंस, तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने दे दिया कि फेज डिफरेंस में क्या क्या होता है, ये बड़ा काम का चीज, कोई मैंने हाई फाई चीज नहीं बताया, बड़ा सिंपल चीज ही बताया बेस्ड आउट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स दैट यू ऑलरेडी डन, कोई नया चीज नहीं बताया। एक और चीज होता है ध्यान रखना इज दैट, सपोज हमारे पास कोई ग्राफ है, सपोज ये ई का ग्राफ और मुझे आई का बनाना है लीड करते हुए, तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि अगर मान लो लीड होता है, अगर कोई चीज लीड करता है, इफ आई लीड्स ई, so that means the graph of E is shifted left, यानी ये जो ग्राफ है ना, इसको थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो E का पैटर्न मिलेगा, बट हाँ सॉरी आई का पैटर्न मिलेगा। लेकिन एक चीज है कि आई का हो सकता है एम्पलीट्यूड ज्यादा हो कम हो, वो तो डिपेंड करता है ना कि उसमें इंपीडेंस वगैरह कितना है, मोर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 एक्सेट्रा। अगर मान लो इंपीडेंस 1 है, इंपीडेंस अगर 1 है तो इन दैट केस ई नॉट और आई नॉट का एम्पलीट्यूड सेम आएगा। इन दैट केस क्या करोगे, अगर आई का ग्राफ चाहिए तो इन दैट केस क्या करोगे, जस्ट शिफ्ट कर दो लेफ्ट, कितना ना उतना ही एंगल, अगर ये टी है मान लो तो उस उतना शिफ्ट कर दो जो कि उसके फेज डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो देन इट विल शिफ्ट लेफ्ट। तो लाइक आई एम एज्यूमिंग दैट z इज इक्वल टू 1, तो अगर z इज इक्वल टू 1 होता है तो इन दैट केस क्या हो रहा है, फॉर सिंप्लिसिटी let us assume z is equal to 1, उससे क्या होता है ना, आई नॉट और ई नॉट बराबर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। यार मॉड ना भी लगाओ तो चलता है, तो दैट आई नॉट एंड ई नॉट आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो ग्राफ कैसे मिलेगा ना, ग्राफ में अगर आई लीड करता है तो वो लेफ्ट शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा, तो मैं उसके लिए काम करता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ऐसे शिफ्ट कर देता, देखो ये थोड़ा सा हैंड है इसलिए, है ना, तो ये हो गया उसका शिफ्ट। ये शिफ्ट कितना होगा, this left shift of the graph will be how much, देखो 2 पाई होता है कैपिटल टी के लिए, तो 2 पाई कॉरेस्पॉन्ड्स टू कैपिटल टी, तो यूनिट कॉरेस्पॉन्ड्स टू टी बाई 2 पाई, और फाई के हिसाब से कॉरेस्पॉन्ड करेगा टी बाई 2 पाई इंटू 5, तो शिफ्ट कितना होगा, टी फाई बाई 2, कितना शिफ्ट होगा, ये है ना टाइम, कितना टाइम है, तो ये वाला शिफ्ट उतना, अब उतना मिली सेकेंड जो भी होगा वो तो देखो यूनिट के हिसाब से होगा, बट द पॉइंट इज दैट ये जो शिफ्ट होगा ना वो इसके बराबर होगा। अब इससे क्या हो जाता है कि उससे फेज डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ग्राफ में तुमको मार्किंग्स रहेगा, तो मार्किंग से वो डेल्टा टी का वैल्यू पता चल गया शिफ्ट कितना हुआ, और शिफ्ट में कैपिटल टी तो पता ही रहता है कि इक्वेशन दिया रहता है ई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का, तो कैपिटल टी मालूम रहता है, तो कैपिटल टी मालूम है, 2 पाई मालूम है, 5 आ गया, यानी इससे इस ग्राफ को देख के अब हम फेज डिफरेंस पता कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज है। बट मान लो अगर z ग्रेटर देन 1 हुआ, तो अगर z ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, पहले शिफ्ट करो और इसके एम्पलीट्यूड को कम करो, और अगर z लेस देन 1 हुआ तो दैट केस शिफ्ट करो पहले
और फिर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दो. तो दोज आर माइनर मॉडिफिकेशंस दैट यू कैन डू योरसेल्फ. तो ग्राफ का कोरिलेशन ऐसे होता है. अ सिमिलर थिंग विल हैपन इफ लेट्स से आई लैग्स ई. आई लैग करता है, इन दैट केस क्या करूंगा मैं, ग्राफ ई का ग्राफ को शिफ्ट कर दूंगा राइट, तो उससे क्या होगा, आई का ग्राफ मिल जाएगा. ठीक है ना, दैट इज द थिंग. जस्ट कीप इन माइंड दिस स्मॉल थिंग, क्योंकि इस चैप्टर में देखना ज्यादातर क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और कुछ ग्राफिकल बेस्ड होते हैं. तो ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये जो मैंने बताया वो मैंने टेक्निक बताया कि देखो असली चीज तो यहाँ पे फेज डिफरेंस फाई, यानी एक एसी सर्किट में बेसिकली जेड और फाई यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले फाई निकल गया तो फाई के हेल्प से आप जेड भी निकाल सकते हैं. कॉस फाई क्या होता है, आर बाई जेड है ना. कॉस फाई इज व्हाट, आर बाई जेड, वी ऑलरेडी नो दैट, इजंट इट. चलो ठीक है, आई होप यू हैव पिक्ड अप ऑन दिस पॉइंट. इस पॉइंट में अगर किसी को दिक्कत हो देख लो. तो मैंने दो इंपॉर्टेंट चीजें बताया जो कि तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, अदरवाइज इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए. I mean, even if you solve, let's say, around 20-30 odd questions of different type, and you will feel that you have now become reasonably confident to handle the rest of the things. You will see that. चलो, तो let's proceed now. इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. ये लेफ्ट शिफ्ट वगैरह ये सब. चलो, let's move on now. Next is what is called as LC oscillations. Now this is a little different. LC oscillations. LC oscillation में क्या होता है देखो. What I do is that suppose there is a capacitor and I charge it to initial charge Q0. There is a switch and there is an inductor. The resistance of the circuit is 0, means I am taking an ideal case. So R is equal to 0 in this case, which means it's an ideal case. Simple. तो ये स्विच हो गया, चार्ज, इंडक्टर, तो ये कैपेसिटेंस है, ये इंडक्टेंस. ठीक है, ये इंडक्टेंस हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया. अब देखो मैं एक काम करता हूं, मैं इस स्विच को ऑन कर देता हूं. इनिशियली ध्यान रखना इसमें चार्ज है, so therefore initial energy सारा कैपेसिटर के पास है. Then what will happen? Now obviously देखो जैसे स्विच ऑन करोगे तो एक S is put on at T is equal to 0. So what I'm interested in is knowing कि after that क्या होगा. So let's say after time T, what will happen? Had this inductor not been there, तो क्या होता? जैसे ही स्विच ऑन करते, जैसे मान लो अगर चार्ज है, टाइम है, तो ऐसे Q0, और जैसे स्विच ऑन किया तो 0. यहाँ पे स्विच ऑन. दिस इज विदाउट इंडक्टर. अगर होता तो had there been no L in this circuit, तो क्या होता? जब तक कैपेसिटर में चार्ज है कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे स्विच ऑन किया अगर इंडक्टर नहीं होता, इन दैट केस कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया होता, तो चार्ज Q0 डिस्चार्ज हो गया, तो उसके बाद 0. This is what would have happened had the capacitor been there without an inductor and the switch would have been put on. अब जरा बताओ यहाँ पे dIdt क्या होगा? बस तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. अगर देखा जाए मैथमेटिकली तो वो dIdt डिफाइन तो नहीं है, बट देन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इट विल बी वेरी स्मॉल ड्यूरेशन. प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस फ्री सर्किट तो होता नहीं है, बट द रेजिस्टेंस विल बी वेरी लो. दैट्स द ओनली थिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट.
तो therefore यहाँ पे क्या होगा, di dt is minus infinity because the current has suddenly dropped in a very infinitesimally small time. तो अगर di dt माइनस हो या प्लस हो, जो भी होगा उसको अपोज करेंगे कौन, क्योंकि इंडक्टर भी मौजूद है. So therefore in this case if inductor is present and therefore it will oppose this sudden drop of charge. So therefore what will happen is that there will be a huge opposition. अब क्या होगा, ऑपोजिशन के चक्कर में चार्ज फ्लो ही नहीं कर पाएगा ढंग से, तो द चार्ज विल ट्रिकल थ्रू नाउ. तो यानी एक डायनेमिक एनवायरनमेंट है, पता नहीं कौन सा कैसे कैसे इसका मैथमेटिक्स होगा या इसका वेरिएशन का पैटर्न होगा, बट एक चीज तो है कि एकदम सडनली चार्ज गायब तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना. सो देयरफॉर लेट मी डू वन थिंग. आफ्टर टाइम t, सपोज दिस चार्ज q नॉट has become equal to small, and let's say the circuit is also carrying some current I. I don't know how much I is, but some current, कुछ ना कुछ करंट तो होगा. तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक किरचॉफ्स लॉ इक्वेशन लिखता हूँ. किरचॉफ्स लॉ, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. तो इन दैट केस क्या होगा, माइनस क्यू बाई सी. ठीक है, ये एक काम करो, इधर से चलो ऐसे, तो प्लस क्यू बाई सी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. Going in the direction is better. In the direction हो तो प्लस क्यू बाई सी माइनस एल डी आई डी टी is equal to 0. But what is I, by the way? I is nothing but minus of dq dt. तो लिख लो यहाँ पे, यानी q by c minus of L into di dt means d dt of minus dq dt. That is 0. मैंने क्या किया, I को पुट कर लिया, इससे क्या हो गया, therefore you have the relationship as double derivative of charge is equal to minus of 1 by LC into Q. थोड़ा सा याद करके देखो, SHM में हम लोग लिखते थे याद करके देखो SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन. Isn't this exactly the carbon copy of that? क्यों, ये देखो ना, x x q q, बस ये कि ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे एक ब्रैकेटेड क्वांटिटी है, दैट वी कैन कंपेयर एंड इक्वेट. बाकी देखो ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव चार्ज, वो हो गया सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, और वो भी एक माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये भी माइनस समथिंग इनटू x की जगह q. So therefore comparing what do we get? Comparing what we get is that omega is equal to 1 upon of L. Interestingly ये रेजोनेंस कंडीशन भी है. वो अलग बात है, रेजोनेंस इसका कोई लेना देना नहीं है. क्यों, यहाँ पे कोई सोर्स ही नहीं है, यहाँ पे कोई सोर्स ईएमएफ थोड़ी है कि E0 sin ओमेगा टी भी दे रहा है ना. यहाँ तो ये खुद से हो रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. वी आर नॉट इंटरवीनिंग इन बिटवीन, बस हमारा काम था स्विच ऑन करके छोड़ दो. तो स्विच ऑन करके छोड़ दो तो क्या होगा, कंपेयरिंग वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू 1 by L. नाउ दिस इज नथिंग बट एन इक्वेशन ऑफ SHM व्हिच इज एन इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन. तो हम लोग जो x वर्सेस t का ग्राफ बनाते थे, याद करके देखो, हम लोग जो x वर्सेस t का ग्राफ बनाते थे, अब क्या हो जाएगा, अब वो q वर्सेस t हो जाएगा. अब SHM पे याद करके देखो, इसके दो सॉल्यूशन हुआ करता था. एक सॉल्यूशन है इसके अंदर q is equal to q नॉट sin ओमेगा t और q is equal to q नॉट cos ओमेगा t, और जो जनरल था वो था q नॉट साइन और cos व्हाटएवर इट इज. ये साइन और cos जनरल फॉर्म बता रहा हूं, ठीक है ना, जनरल फॉर्म. ये हो गया जनरल फॉर्म. ये साइन बाय cos नहीं है, या तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 या तो cos ओमेगा टी प्लस 5. सो दीस आर द ऑप्शंस देयर. अब इस केस में कौन सा चूज किया जाए, है ना. तो इस केस में यू नो व्हिच वन डू फिट, डू यू थिंक विल फिट, q नॉट sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी या थर्ड वाला, कौन सा वाला फिट दिख रहा है?
Which one do you think is the fit one which is going to fit in this case? Okay. Aryan Sahu says sin, Karthik says cos, Jay Goyal says second wala yani cos wala, Rohan says cos. Okay, Akshit also agrees to cos. Aryan, sin ऐसे क्यों लग रहा है बेटे? I think now you will change your answer. क्यों? देखो साइन वाला इसलिए नहीं हो सकता, जरा सोच के देखो लॉजिकली. हाँ. No. You are exactly using the opposite logic, Aryan. What you are saying is that t is equal to 0 पे तो q 0. No. t is equal to 0 पे तो q naught है ना. तो अगर मैं यहाँ पे t is equal to 0 पुट करता हूँ तो q तो 0 आ गया. अगर मैं sin ओमेगा t वाला लेता हूँ तो है या नहीं? अच्छा, अगर इसको लेते हो, चाहे sin लो चाहे फाइव तो पता नहीं है ना अभी कि बिटवीन 0-90 है या 90 to 180 है वगैरह वगैरह, तो ये सब मुझे नहीं पता. बट आई एम जस्ट सेइंग, आई मीन, तो दिस इज द पॉसिबिलिटीज. यानी एक ही है जो कि फिट करेगा, एंड दैट इज q नॉट cos ओमेगा. यानी इस बार के इक्वेशन, चार्ज का वेरिएशन का इक्वेशन, चार्ज वर्सेस टाइम, कौन सा इक्वेशन फिट हो रहा है? cos ओमेगा t. सो वी आर सपोज्ड टू चूज दिस. देखो अल्टीमेटली सॉल्यूशन एक जनरल तो ये होता है, ये हमने एसएचएम में पढ़ा है, तो हमें देखना पड़ेगा नहीं कहीं कोई फेज डिफरेंस तो नहीं है. जैसे एसी में तो फेज डिफरेंस क्या होता है बिटवीन करंट एंड सो मेनी अदर क्वांटिटीज. तो यहाँ पे भी करंट और सॉरी यहाँ पे भी चार्ज और उसके साथ कुछ वोल्टेज का फेज डिफरेंस आ सकता है. तो वो हम चेक कर रहे थे. तो इस केस में ऐसा नहीं है, इट्स अ प्योर कॉस फंक्शन. तो देयरफॉर व्हाट आई एम गोइंग टू नाउ डू इज दैट आई एम गोइंग टू नाउ ड्रॉ q naught on either side. So this is q naught, this is minus q naught. I hope visible. ठीक है. And then ठीक है. इसका जो वेरिएशन है कार्तिक से इसकी लैग हो रहा है. हाँ मुझे भी लग रहा है सर, हो रहा है लैग. हाँ मुझे भी लग रहा है. ये तो हमने लैग को मना किया, इक्वेशन में तो हमने लैग मना कर दिया, लेकिन वीडियो में हो रहा है. अब क्या करें. लेट मी चेक. इज इट स्टिल लैगिंग? कई बार नेट का स्पीड भी ना इशू आ जाता है. लेट मी जस्ट चेक इफ देयर आर मेनी डिवाइसेस. अरे मैं फटाफट दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाला पार्ट. मुझे कोई जरा ने पूछा है इससे, दैट इज कि देखो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया ना, ये वाला, दिस इज एग्जैक्टली a carbon copy of what we have read in SHM equation in class 11. 11th के टाइम जब SHM का इक्वेशन पढ़ा तो एग्जैक्टली फॉर्मेट. अब यहाँ पे भी यही है, सब कुछ तो सेम ही है, बस x को रिप्लेस कर दिया बाई q. तो हमने एनालॉगसली क्या किया, ओमेगा स्क्वायर को इक्वेट कर दिया 1/LC, तो ओमेगा आ गया 1/√LC. एंड कोइंसिडेंटली हम देखते हैं कि जो एसी सर्किट में जो रेजोनेंस का जो ओमेगा आया था, बाय चांस वही ओमेगा इस केस में भी आ गया. तो ठीक है, अच्छी बात है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है. पॉइंट इज नॉट दैट. पॉइंट इज दैट नाउ वी नो दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज सॉल्यूशन of either this kind or in general this kind.
ये जो दो इक्वेशन है ये इसी का स्पेशल केस है, जब फाई का वैल्यू 0 कर दो तो इन दैट केस साइन और कॉस व्हाटएवर द फंक्शन इज। अब इसमें चूज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे जो सोल्यूशन है चार्ज का वो हमारे प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ फिट होने चाहिए, है ना। तो हमारे पास साइन का भी ऑप्शन है, कॉस का भी ऑप्शन है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज क्यू नॉट है, जो कि इस केस में फिट नहीं हो पाता। अगर t इज इक्वल टू 0 पुट करो तो इस इक्वेशन के साथ फिट नहीं हो पाता, ना ही इसके साथ फिट हो पाता, फिट सिर्फ इसके साथ हो पाता। एंड देयरफॉर चार्ज का वेरिएशन का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कॉस फंक्शन, एंड हेंस आई कैन इजीली नाउ ड्रॉ द ग्राफ। द ग्राफ विल बी कॉस फंक्शन, यानी क्यू नॉट से स्टार्ट करो ऐसे करके, and then it will proceed forward like this. ठीक है, let me also label it so that we know what it is. तो अगर मान लो इसको in terms of t करता हूं, in that case ये हो जाएगा t by 4, यहाँ पे हो जाएगा 2t/4, ये हो जाएगा 3t by 4 और ये हो गया t। तो let me write this as 4t/4, there's no how। फिर ये हो जाएगा 5t/4, है ना, and then this is 6 times t/4, यानी t/4 के इंटरवल पे मैंने पूरा ग्राफ का सेटिंग बना रखा है, तो आई थिंक दैट्स ओके। अब ये हो गया जो है तुम्हारा चार्ज का वेरिएशन। भाई मैं एक काम और करता हूँ, दैट मैं इसी ग्राफ में करंट का भी वेरिएशन बनाता हूं। चार्ज वर्सेस टाइम, अब हम करंट वर्सेस वेरिएशन का भी बनाते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इसी में आई नॉट का भी ग्राफ बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा चार्ज और करंट दोनों ही प्लॉट करूंगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट, ये हो जाएगा माइनस आई। ठीक है, अच्छा भाई जब आई क्या होगा ना, देखो हमने चूज तो कर लिया क्यू, क्यू तो अब चूज कर लिया, तो ये बाकी दोनों मिटा देता हूँ। तो ये हो गया क्यू का चॉइस। करेंट क्या है ना, माइनस ऑफ लिक्विडिटी, तो आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ लिक्विडिटी, तो इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन माइनस आता है, तो यानी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा। दैट मींस द करंट वेरिएशन इज नाउ अ साइन फंक्शन, ये साइन फंक्शन, ठीक है ना। इसका ग्राफ बनाओ फटाफट। In the meanwhile, let me just take the attendance.
चलो ठीक है, जस्ट टेकन द अटेंडेंस, नाउ लेट मी ड्रॉ। तो लाइक करंट का हो गया साइन फंक्शन क्यू नॉट ओमेगा, दिस इज इक्वल टू आई नॉट। तो मैं इस क्यू नॉट ओमेगा को लिख सकता हूँ इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। यानी एक चीज और पता चल गया, दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका ग्राफ बना देता हूँ रेड में। तो क्योंकि ये साइन और साइन फंक्शन है तो यानी ऐसे हो, ठीक है। दैट्स हाउ द करंट वेरिएशंस। ओके, नाउ वी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द एनर्जी वेरिएशन, है ना। अभी एक ग्राफ में इतना सारा बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एनर्जी का भी बना ही देता हूँ। हाउ इज द एनर्जी गोइंग टू वेरी? यहाँ पे एनर्जी एक्चुअली ना दो एंटिटीज में है। तो एक काम करता, पहले एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकाल। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एट एनी टाइम t इज इक्वल टू व्हाट, q स्क्वायर बाय 2c। और q तो ये है, यानी q नॉट स्क्वायर बाय 2c इनटू cos स्क्वायर ओमेगा t। और एनर्जी ऑफ द इंडक्टर इज इक्वल टू l I स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू दिस, यानी l इंटू आई। आई मतलब हो गया q नॉट ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा, ठीक है ना। तो therefore u इंडक्टर कितना हो गया, इंडक्टर इज इक्वल टू q नॉट स्क्वायर l बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू is equal to q naught square l by 2 into, now we know that omega is equal to 1 by under root of LC। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 by LC into साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यानी एल एल तो कैंसिल हो गया, यानी q नॉट स्क्वायर बाय 2c into साइन स्क्वायर ओमेगा टी। So therefore energy is equal to u कैपेसिटर प्लस u इंडक्टर। अब कैपेसिटर का तो है q नॉट स्क्वायर बाय 2c into cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो एनर्जी कंजर्वेशन बेसिकली इससे ये प्रूव हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव कैसे, तो हमने किसी भी वक्त का एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर निकाला, एनर्जी ऑफ द इंडक्टर निकाला और उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया तो इंडक्टर का एक्सप्रेशन तो ये आ गया फाइनली। एक का वेरिएशन साइन स्क्वायर और एक का वेरिएशन आया था कॉस स्क्वायर, तो दोनों को मिला के 1, यानी q नॉट स्क्वायर बाय 2c। नाउ दैट इज नथिंग बट द इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर जस्ट बिफोर स्विच ऑन। जस्ट बिफोर स्विच ऑन तो एनर्जी यही था, और किसी भी वक्त अगर मैं देखता हूँ स्विच ऑन करने के बाद तो यही आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, एनर्जी इज कंजर्व। तो हो क्या रहा है फिर, एनर्जी इज ओनली कन्वर्टिंग बिटवीन electrostatic form in the capacitor to magnetic energy in the inductor. So therefore it's basically an energy oscillation. It's basically an energy oscillation. तो एनर्जी का फॉर्म क्या ऑसिलेट कर रहा है, बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक and magnetic।
ठीक है, तो इसे एमिजर ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक, बस इतना ही। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि इसके में इन दैट इज, सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछता, कल इसके ग्राफ भी बना लेंगे, इस ग्राफ को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। In this particular situation, if I ask you, at what time in a cycle is U capacitor equal to 3 times U inductor? So already given a hint, I mean, U capacitor U inductor के 3 times, ये कब कब होगा? एक आंसर आ चुका है, दैट इज there is given कि n pi plus pi by 6 into omega upon omega, ठीक है, और मनन डंगवाल ने आंसर दिया, दैट इज t by 12। ओके, क्योंकि यू कैपेसिटर अगर याद करें तो यू कैपेसिटर क्या था, q नॉट स्क्वायर बाय 2c into cos square omega t is equal to 3 times q नॉट स्क्वायर बाय 2c into sin square omega। इससे ही पता चल रहा है that tan square omega t, ये सब तो खत्म हो जाएगा, is equal to 1/3, तो यानी tan omega t is equal to plus minus 1/√3, ठीक है ना, तो यानी ओमेगा टी मतलब 2 पाई बाय टी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, 1/√3 कब कब होता है, एक तो पाई बाय 6 पे होगा, एक पाई माइनस पाई बाय 6 पे होगा, है ना, यानी 5 पाई बाय 6 पे होगा, और एक पाई प्लस पाई बाय 6 पे होगा, दैट मींस 7 पाई बाय 6 पे होगा, और एक 2 पाई माइनस पाई बाय 6 पे होगा, एंड दैट इज 11 पाई बाय 6। या therefore t 4 बार होगा, एक है t by 12, एक है 5t by 12, एक है 7t by 12, और एक है 11 times t by 12। t by 12, 5 times t by 12, 7 times t by 12, and 11 times t by 12. So these are the 4 instances जब जब जो है टाइम मतलब जब जो है क्या बोलते हैं कैपेसिटर का एनर्जी इंडक्टर के 3 टाइम्स, इन 4 इंस्टेंसेस पे होंगे, t by 12, 5t by 12, 7 times t by 12 and 11 times t by 12। ठीक है, आर्यन साहू एंड लेटर ऑन, ठीक है, I think there is given some kind of a general expression, but that is also okay, I mean, and Rohan and Aryan has given the specific values for this particular circle.
T 5, 7 and 11. That's right. 1, 5, 7 and 11. ठीक, right. That's right. 4 times in a cycle. You are very correct. ठीक है ना? चलो ठीक है सर, एक we are almost at the end of this small topic. इसके बाद एक और टॉपिक भी है जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे. So that will more or less finish the chapter. Maybe we'll do few questions to just wind up the chapter, and after that we will go on to electromagnetic waves, or maybe we can even go to optics. Depends on what is the general consensus amongst all the department, all the members of the department. कि बाकी बैचेस में भी देखना पड़ेगा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है ना. बट मोर और लेस हर बैच में एसी ही चल रहा था. तो आई होप कि एसी या तो वाइंड अप हो रहा होगा या किसी का शायद वाइंड अप हो चुका है, आई डोंट नो. And after that, either we take up electromagnetic waves, which is a very small topic of just one class, and the second is optics. Optics is of course slightly longer. We are more or less on track as far as the syllabus is concerned. We उधर 15 days extra class हुआ ना, so we are exactly on track. You otherwise इस पॉइंट पे आके पिछले साल भी हम लोग लगभग इसी पोजीशन पे लगभग, ठीक है ना. बट देन पिछले बार तो 15 दिन कुछ क्लासेस कम हुए थे, ठीक है ना. सो दैट्स द थिंग. इस बार ज्यादा हुआ, ठीक है. आर्यन has asked कि सिलेबस कब तक होगा. वेल एक्चुअली सिलेबस सुपर 30 में जनरली अराउंड सितंबर 20 के आसपास खत्म हो जाता है. 20 लगा, ठीक है ना. और इस बार तो कटछट भी किया है, तो अब उसका क्या करना है नहीं करना है, तो लेट्स वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल फ्रॉम एनटीए. अगर एनटीए ने ये सिग्नल दे दिया कि सीबीएसई के हिसाब से उनका भी सिलेबस कम हो रहा है, तब तो और पहले खत्म हो जाएगा. मे बी इवन 10 to 15 में भी खत्म हो जाएगा, सितंबर 15. After that, every year what is generally done is that we have some kind of small revisions of class 11 chapters based on your requirement. कि जो भी तुम लोग बताओगे कि ये चैप्टर्स थोड़ा सा रिवाइज करा दो ना, so we'll do that. So that is the agenda after that. और उसके पहले एक प्री बोर्ड भी है, that is in October. So that's the academic thing. ठीक है ना. Well, Vedant has asked कि कार्तिक has asked कि what happens after syllabus. तो मैंने बताया कि उसके बाद 11th रिवीजन स्टार्ट करेंगे और उसके बीच में एक सेकंड बुक का एक टेस्ट भी होगा, just like half yearly we had. Vedanta says that how can NTA follow CBSE circuit? CBSE ने तो सर्किट में सीरीज पैरेलल को भी डिलीट कर दिया. एक्चुअली किस तरीके से डिलीशन हुआ मुझे भी समझ में नहीं आया. तो इसलिए फर्स्ट ग्लांस देखने के बाद आई हैव टेकन इट वेरी लाइट कि देखो सीबीएसई ने अगर डिलीट कर भी दिया होगा ना, तो हम तो पूरा ही करेंगे. और क्योंकि ये सारा कनेक्टेड चीजें हैं, उनमें से एक आध निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अनलेस इट सपोज द लास्ट टॉपिक ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर, बीच के एक टॉपिक हटा दोगे तो उसका पूरा फ्लो खत्म हो जाता है. तो देयरफॉर इट्स नॉट पॉसिबल. सो वी आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन लास्ट. तो वो जो छोटे-मोटे चेंजेस आए हैं, दैट एटलीस्ट आई एम नॉट टेकिंग वेरी सीरियस. ठीक है ना. चलो ओके. एनीवे दिव्या में आज की सीपीटी कब है? तो देखो ऑब्वियसली आज ट्यूसडे हो गया, तो ऑब्वियसली इस वीक में तो नहीं है. मे बी इट विल रिज्यूम इन द नेक्स्ट. ठीक है ना. चलो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सर. ओके बेटे, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके.